आज हम लोग जो वर्ग 16 के तत्व है उसमें ऑक्सीजन का हम लोग यौगिक जितना था पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। ऑक्सीजन के डाइऑक्सीजन, ओजोन और ऑक्साइड्स के बारे में। आज हम लोग वर्ग 16 के तत्व में सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, गंधक स्टार्ट करेंगे। तो आज गंधक के पहला अपरूप देखेंगे, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हो सकता है, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला है तुमको गंधक के दो मुख्य जो है क्रिस्टलीय अपरूप हैं, जिसको हम लोग विषम लंबाक्ष गंधक के दो मुख्य अपरूप जो है जिसको हम लोग विषम लंबाक्ष रोम्बिक सल्फर, विषम लंबाक्ष जिसको अल्फा सल्फर भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको रोम्बिक, RHOMBIC रोम्बिक, और अल्फा सल्फर ऐसा कह सकते हो, अल्फा सल्फर। ये तुमको पहला हो गया। दूसरा है तुमको इसका एक नताक्ष जिसको मोनोक्लिनिक भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका हो गया तुमको एक नताक्ष या इसका इंग्लिश हो गया मोनोक्लिनिक। एक नताक्ष का इंग्लिश हो गया मोनोक्लिनिक। बीटा सल्फर, बीटा सल्फर। तो एक नताक्ष हो गया तुमको अल्फा सल्फर, इधर हो गया तुमको बीटा सल्फर। तो एक नताक्ष जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा अल्फा सल्फर तुमको ज़्यादा जो है कम ताप पर यह ज़्यादा अस्थायी होता है, विषम लंबाक्ष। और जब ताप 369 केल्विन से हो जाता है, 369 केल्विन से अधिक ताप पर अगर गर्म करेंगे, 369 केल्विन का मतलब हो गया 96 डिग्री सेल्सियस। 96 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो ये विषम लंबाक्ष सल्फर जो होता है यह तुमको बीटा सल्फर बदल जाता है। और इसका रंग जहाँ तक होता है, अल्फा सल्फर का जो पहला है तुमको इसका रंग होता है, इसका रंग पीला होता है, इसका रंग पीला है। और यह पहला में इसको कह सकते हैं ये रंगहीन है, इसका रंग रंगहीन होता है। तो एक तो पहला अंतर हो गया। दूसरा नंबर तुमको कह सकते हो, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, इसका जहाँ तक कि है विशिष्ट घनत्व है, इसका विशिष्ट घनत्व तुमको विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कह सकते हो। इसका विशिष्ट घनत्व ये ज़्यादा भारी होता है अल्फा सल्फर, ये होता है 2.06। और इसका जो तुमको विशिष्ट गुरुत्व होता है ये इससे हल्का होगा। इसका विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व जो तुम्हारा होगा, विशिष्ट घनत्व कह सकते हो, ये होता है 1.98। ये तुम्हारा इसका जो गलनांक है तुमको, इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक तुमको होता है, इसका गलनांक होता है अल्फा सल्फर का 385.8 केल्विन। और इसका जो गलनांक होता है तीसरा, इसका गलनांक होता है 393 केल्विन। इसका गलनांक हो गया 393 केल्विन होता है इसका गलनांक। ये है तुमको गलनांक का मान हो गया। तो गलनांक ज़्यादा किसका हो गया, बीटा सल्फर का। और इसको जहाँ तक कि इसका बनाने की जो विधि है, इसका बनाने में क्या करेंगे, इसे सलाका सल्फर को CS2 में वाष्पित कर बनाया जाता है। इसको बना सकते हो अल्फा सल्फर को। और इसको बीटा सल्फर को अगर बनाना हो तो बीटा सल्फर को बनाने के लिए क्या करोगे, अल्फा सल्फर को 369 केल्विन 96 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म कर बनाया जाता है। 369 केल्विन को हम लोग कहते हैं कि संक्रमण ताप। इसके बाद इससे ठंडा होगा तो ये बीटा में अल्फा में बदल जाएगा, इससे ज़्यादा ताप होगा 369 तो वो बीटा में रहेगा, तुमको एक नताक्ष के फॉर्म में रहेगा। ये तुम्हारा हो गया। यह तुमको जहाँ तक है, ये तुमको पांचवा इसको कह सकते हैं, यह जल में अविलेय है, यह जल में अविलेय है, यह नहीं घुलता है, अविलेय है।
और यह जल में क्या हो जाएगा, यह जल में विलेय है, यह जल में घुलनशील है, जल में विलेय है। तुमको इसका ये जल में क्या होगा, घुल जाएगा। इसका जहां तक कि दोनों तुमको S8 रूप में रहता है, जिसकी बंधन लंबाई S8 रूप में रहेगा, जिसमें S8 के रूप में बंधन लंबाई 204 पिकोमीटर, 204 पिकोमीटर, अल्फा का 204 पिकोमीटर एवं बंधन कोण 107 डिग्री होता है। इसका अल्फा का 107 डिग्री होता है, 107 डिग्री होता है। यह भी तुमको S8 रूप में ही पाया जाता है। तुमको ये नंबर हो गया छठा है, तुमको ये भी, ये 6th नंबर पॉइंट देखते हैं इसका। S8 के रूप में ही रहेगा, जो क्राउन वगैरह के रूप में रहेगा। बंधन लंबाई 205.7 पिकोमीटर एवं बंधन कोण 102.5 डिग्री होता है, 102.5 डिग्री होता है। तो ये तुमको हो गया अल्फा और बीटा सल्फर के गुण हो गए। और जहाँ तक कि बताए, अल्फा सल्फर तुमको को गर्म करेंगे। अल्फा सल्फर को जब गर्म करते हैं 369 केल्विन ताप पर, 369 के, और ठंडा कर देंगे इसको, तो ये बीटा सल्फर बदल जाएगा, मतलब एक नताक्ष में आ जाएगा बीटा सल्फर। और इसमें ठंडा करेंगे तो ये अल्फा में बदल जाएगा। इसको कहते हैं संक्रमण ताप कहते हैं। 369 केल्विन को संक्रमण ताप। इतना आपके बाद इससे ऊपर जो है कम ताप पर जो कमरे के ताप पर अल्फा सल्फर अस्थायी है, या कमरे के ताप पर अस्थायी है, और यह कमरे के ताप पर अस्थायी है। लिख भी देते हैं, एक पॉइंट बढ़ जाएगा तुम्हारा। 7वां, यह कमरे के ताप पर अस्थायी है, यह कमरे के ताप पर अस्थायी है। और ये तुम्हारा हो गया, यह कमरे के ताप पर अल्फा सल्फर में बदल जाता है, अल्फा सल्फर में बदल जाता है, मतलब ये अल्फा सल्फर में बदल जाएगा। तो ये कमरा के ताप पर अस्थायी नहीं रहता है। तो ये तुमको हो गया अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर का कुछ तुमको अंतर हो गया, या कुछ उसमें गुण हो गए। और यह तुमको कार्बन जैसे और कार्बनिक घोलक जैसे है, तुमको बेंजीन इस सब में कुछ मात्रा में ये विलेय होता है। अल्फा सल्फर उसमें घुल जाता है। अब एनसीईआरटी का उदाहरण है एक, तुमको एनसीईआरटी का उदाहरण है इससे जुड़ा हुआ सल्फर के अप्रूफ से। एनसीईआरटी उदाहरण 7.12 इसमें कहता है कि जो सल्फर का, जो कि एक और है तुमको S8 रूप में रहता है, तुमको सल्फर का कौन सा तुमको कौन सा रूप है जो कि अनुचुंबकीय होता है। तो जैसे O2 की तरह S2 अनुचुंबकीय होता है, चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जाता है। तो O2 का जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, O2 में भी यही गुण होता है। तो O2 और S2 का तुमको क्या होगा, एक जैसा होगा। ये ताप ये अस्थाई नहीं होता, ये जल्दी तुमको क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है दूसरे यौगिक में। ये तुमको S2 जो अस्थाई नहीं रहता है, ये तुमको S8 के फॉर्म में अल्फा या बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये तुम्हारा हो गया, इसके अप्रूप हो गए। और तुमको 7.12 नंबर ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा। अब है तुमको इसके बाद सल्फर के यौगिक हैं, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो तुमको है, सल्फर डाइऑक्साइड का तुमको सूत्र हो गया SO2। यह दो तरह के तुमको जो अनुनाद संरचना है उसके मिलने से बनता है। और इसकी आकृति क्या होगी, तुमको बंकित प्रकार की होती है, मतलब कि मुड़ा, और इसमें एक लोन पेयर भी बच जाता है, जिसका कि संरचना हम लोग बना सकते हैं। और इसके विरचन, इसके गुण और इसके उपयोग के बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे इस लेक्चर में।
सल्फर डाइऑक्साइड को तो हम लोग विरचन कर सकते हैं किससे, एस सल्फर को अगर ऑक्सीजन में गर्म कर दें उससे भी प्राप्त होगा। चाहे प्रयोगशाला में बनाना हो तो कॉपर पर अगर H2SO4 की प्रतिक्रिया कराएं तो भी प्राप्त कर सकते हैं आप। या जो सल्फाइड अयस्क है उसका जब हम लोग भर्जन करते हैं, भर्जन या जारन भी जिसको कहते हैं रोस्टिंग, तो जिसमें क्या बनता है, तुमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस तुमको मुक्त होता है और औद्योगिक उत्पादन उसी से होता है, काफ़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसी से प्राप्त होता है। तो हम लोग लिखते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड SO2। SO2 का जहाँ तक संरचना है, इसकी संरचना जहाँ तक है, इसका संरचना देखते हैं पहले। S में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन में तुमको यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दीजिए। इसका जो है 2 अनुनाद संरचना बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर ये जो तुमको दोनों इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, 6 इसके पास है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। अब क्या करेगा, इसमें क्या कर सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा O वाला इसको दे दीजिए। तो इस तरह से क्या बन गया, तुमको S के पास तो यहाँ भी रहा और इसमें एक सिंगल बॉन्ड हो गया, इसमें इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर तुमको ये डबल बॉन्ड गया, इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से ये अनुनाद संरचना SO2 की अनुनाद संरचना, अनुनाद संरचना हो गई। इस प्रकार से SO2 तुमको इसकी संरचना है। इसका जहां तक है पहला विरचन देखते हैं। अब विरचन नंबर पहला S+O2, सल्फर पर अगर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, एक सबसे आसान है। दूसरा, प्रयोगशाला में Cu एवं HCU की प्रतिक्रिया H2SO4 से कराने पर SO2 प्राप्त होती है, SO2 प्राप्त होती है। जैसे Cu + H2SO4 ये तुमको कम जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो क्या कहते हैं तुमको, जो श्रेणी है जिसमें जो कि क्रियाशीलता का जो इसमें ये रिएक्टिविटी सीरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें कॉपर नीचे आता है तो ये H2 गैस नहीं देगा। तो ये तुमको क्या होगा, ये Cu + H2SO4 से क्या है, Cu+ ये तुमको देखोगे सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रतिक्रिया में दिया हुआ है, अभी तो नहीं दिया हुआ तुम्हारी किताब में, लेकिन इसको लिख दिए, इससे भी सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हो। तीसरा तरीका है तुमको सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का, जो सल्फाइड का कोई भी सॉल्ट होगा SO3 इसको अगर हम लोग क्या कर देंगे, सल्फाइड का इसका तुमको H+ अगर डाल देंगे इसमें जल के अम्ल के प्रेजेंस में, तो ये SO2 बन जाएगा तुमको प्लस H2O बन जाएगा तुमको। ये इसको संतुलित कर सकते हैं रेडॉक्स विधि से। ये तुमको सल्फाइड, और सल्फाइड कहलाता है ये सल्फाइड। जैसे सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, उसमें अगर H+ डाल देंगे तो उससे ये सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। चौथा विधि तुमको कह सकते हो कॉपर, जो तुम्हारा कोई भी ZnS का जो ओर है इसका भर्जन करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो सल्फाइड है इसका, तो क्या बनेगा ZnO + SO2। कॉपर पायराइट है, चाहे कॉपर पायराइट Cu2S, कॉपर का जैसे तुमको है Cu2O प्लस क्या बन जाएगा SO2। तो कोई भी सल्फाइड अयस्क के भर्जन से, इसको क्या कह सकते हैं, सल्फाइड अयस्क के भर्जन से, सल्फाइड अयस्क के भर्जन से बन जाता है ये तुमको। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की ये कुछ विधियां हो गई। अब इसका गुण देख लेते हैं, इसका कुछ प्रतिक्रिया वगैरह के बारे में देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तुमको जहाँ तक है इसके गुण के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जगह है, यहाँ भी लिख सकते हैं भी। इसका गुण जहाँ तक है तो इसको मिटा दे रहे हैं। इसको सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होगा, तुमको रंगहीन गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा गैस हो गया, तुमको रंगहीन है। यह तुमको सल्फर SO2 रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह
जल में अत्यधिक घुलनशील है, अत्यधिक घुलनशील है, जल में अत्यधिक घुलनशील है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ये तुमको सल्फर डाइऑक्साइड का प्रकृति जल में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, SO2 प्लस H2O से क्या बन जाएगा, H2SO3। इस अम्ल का नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा इससे। ये अम्लीय प्रकृति हो गया, ये SO2 की अम्लीय प्रकृति, ये अम्लीय प्रकृति हो गया, इसका अम्लीय प्रकृति को ये साबित दिखाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अम्लीय प्रकृति हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ तक है तुमको, यह तुमको प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसे कि तुमको दूसरा जो प्रतिक्रिया लिख सकते हैं इसमें जल के अलावा, यह तुमको बहुत से यौगिकों का, जैसे कि तुमको SO2 प्लस O2 से बन जाएगा SO3, उसमें भी कर सकता है। यह अपचायक का भी काम करता है, तो इसकी प्रतिक्रिया तुमको है, यह विरंजक गुण भी प्रदर्शित करता है जल के उपस्थिति में, अपचायक गुण के कारण यह विरंजक गुण भी प्रदर्शित करता है। तो SO2 प्लस O2 से बन जाता है तुमको V2O5 की उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, ये SO3। ये तुमको इसको पहला प्रतिक्रिया कह सकते हैं, ये अम्लीय गुण को पहला प्रतिक्रिया कहें तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सेकेंड नंबर तुमको रिएक्शन हो गया, इसमें 1 नंबर, तो ये तुमको 2 नंबर इसको कह सकते हो। SO2 जो है तुमको ये, इससे क्या बन जाता है, ये SO3 में अगर वाटर मिला देंगे तो H2SO4 के विरचन में काम आ जाता है। ये इससे सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन में ये काफ़ी काम करता है, जिसका हम लोग डिटेल में आगे प्रतिक्रिया देखेंगे इसको H2SO4 बनाने की विधि में। तीसरा नंबर कह सकते हैं, यह अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, यह अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। अपचायक भी ऑक्सीकारक का गुण भी प्रदर्शित करता है, ये अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि तुमको Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस SO2 प्लस H प्लस, तो इससे बन जाएगा तुमको SO4 माइनस, सल्फेट में ये ऑक्सीकृत हो गया, और तुमको Fe3 प्लस को ये Fe2 प्लस में 2 प्लस में अपचयित कर देगा और तुमको वाटर बन जाएगा। और इसी तरह से तुमको MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस, इसको भी ये अपचयित कर देगा SO2 प्लस H प्लस, तो इससे बन जाएगा। जहाँ तक संतुलित के बाद H प्लस तो इधर उधर अपना जगह ले लेता है, जैसा कि तुमको देखो रेडॉक्स रिएक्शन में प्रतिक्रिया में तुमको जो क्लास 11 का नोट्स है, उन क्लास 11 का वीडियो, उसमें तुम ये सब देख सकते हो, उसको कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग। और बैलेंस में H प्लस H2O किधर होगा ये तुमको बैलेंसिंग में पता चल जाता है। तो परमैंगनेट आयन को क्या करता है, Mn2 प्लस में ये अपचयित कर देता है। यह ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करता है, ये तुमको अपचायक गुण के कारण, यह तुमको अपचायक गुण के कारण, तीसरा नंबर, अपचायक गुण के कारण, अपचायक गुण के कारण नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में यह विरंजक गुण प्रदर्शित करता है, गुण प्रदर्शित करता है, विरंजक गुण प्रदर्शित कर, रंग उड़ा देगा, मतलब रंगीन पदार्थ, और इसमें रंगीन पदार्थ को क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। जैसे कि तुमको ऊन और तुमको क्या कहते हैं रेशम, इन सबों के विरंजन में भी ये काम आता है। इसका तुमको कह सकते हो, पांचवा तुम लिख सकते हो इसमें SO2 का, जहाँ तक है तुमको SO2 प्लस O2 से तुमको क्या बन गया, SO3 बन गया, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में काम आया। यह तुमको अपचायक का गुण प्रदर्शित करता है, यह ऑक्सीकारक की भांति भी कार्य करता है, यह ऑक्सीकारक की तरह, यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो ऑक्सीकारक की तरह जैसे काम दे, H2S है तो इसमें -2 है, तो इसको ये सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा, S प्लस H2O। ये तुमको इसको ऑक्सीकृत कर दिया और खुद रेड्यूस होकर सल्फर बन गया, इसका घट गया ऑक्सीजन संख्या, +4 से 0 आ गया, इसका -2 से 0 आ गया, तो इसको ऑक्सीकृत किया H2S को, और ये खुद अपचयित हो गया। तो ये दोनों की तरह, मतलब कि SO2 दोनों की भांति कार्य करता है, अपचायक का भी और ऑक्सीकारक का भी। और SO2 का और भी तुमको जैसे प्रतिक्रिया, तुमको SO2 जैसे सॉल्ट है तुम्हारा, SO2 का जैसे प्रतिक्रिया तुमको करा सकते हो। और SO2 का और कोई प्रतिक्रिया दिया हुआ है, SO2 का हो गया,
तो SO2 हो गया तुम्हारा, इसका तुमको SO2 प्लस Cl2 एक प्रतिक्रिया दिया हुआ है, जैसे SO2 बन जाएगा। तो एक प्रतिक्रिया और लिख सकते हो, छठा, चलो एक प्रतिक्रिया जो कि है तुमको एनसीईआरटी बुक में है SO2 प्लस Cl2, इसमें चारकोल की उपस्थिति में, यहाँ पर लिख दीजिए चारकोल, ये बन जाएगा SO2 Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये तुम्हारा इसका प्रतिक्रिया दिया हुआ है। अब जहाँ तक है इसके तुमको इसका जहाँ तक उपयोग की बात है, तो ये उपयोग मतलब कि एक तो पहले विरंजन के रूप में विरंजक गुण के कारण आता है, दूसरा एक कीटाणुनाशक के रूप में भी ये काम में आता है, यह तुमको जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में काम आता है, सल्फाइड को भी क्या करता है, यह क्षार के साथ भी, जैसे तुम्हारा एक और प्रतिक्रिया लिख सकते थे, यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो एक और प्रतिक्रिया जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है लिख देते हैं, जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, अम्लीय गुण से जुड़ा हुआ एक प्रतिक्रिया तुम्हारा है, जिसको पहले चर्चा कर लेते हैं। NaOH के साथ अगर SO2 प्रतिक्रिया करेगा तो ये Na2SO3 बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर बन जाएगा। और आधिक्य में जब प्रतिक्रिया करता है, जब SO2 का आधिक्य होगा, SO2 का अधिक होगा तो NaHSO3 बन जाएगा। तो ये तुम्हारा ये भी एक प्रतिक्रिया दिया हुआ है, ये आधिक्य में SO2 ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो ये प्रतिक्रिया हो, नहीं तो ये बनेगा तुमको। तो ये तुमको SO2 के कुछ प्रतिक्रियाएं थी। अब है तुमको इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग है तुम्हारा, तो उपयोग में तुम्हारा पहला है SO2 का उपयोग हम लोग देख रहे हैं। पहला नंबर उपयोग है तुमको विरंजक के रूप में ऊन तथा रेशम के विरंजन में पहला क्या है दिया हुआ, पहला कौन सी, पहला पॉइंट क्या था, शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में, शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब इसको जब कि रिफाइन करना होगा तो उसमें इसका काम आता है। तीसरा नंबर कह सकते हो H2SO4 के उत्पादन में, H2SO4 के उत्पादन में, H2SO4 के साथ साथ सल्फाइट, बाइसल्फाइट, इन सबों के उत्पादन में, अलग पॉइंट कर देते हैं उसको भी, सल्फाइट एवं बाइसल्फाइट के उत्पादन में, बाइसल्फाइट के उत्पादन में ये काम आता है। तुमको एंटीक्लोर के रूप में, एंटीक्लोर के रूप में, तो ये तुमको इसके उपयोग हैं। और तुमको ये तुमको जर्म का कीटाणुनाशक भी होता है, तो ये तुमको कुछ हद तक इसको कीटाणुनाशक रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हो गए सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुमको अगला जो तुमको आ रहा है H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं।